स्वागत है आपका हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे अपने बीएफएम का यूनिट नंबर 3, जो कि बेस्ड है लेटर ऑफ क्रेडिट। फ्रेंड्स, लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। होपफुली आप लोगों ने थ्योरी वीडियो देखा होगा जो मैंने प्रोवाइड किए थे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास लगभग 70 क्वेश्चंस हैं और उसके सॉल्यूशंस हैं। वी विल डिस्कस द कंसेप्ट बिहाइंड दोस क्वेश्चन एंड आल्सो द एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग वी विल डिस्कस 60 क्वेश्चन, हम लोग 60 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। इसके पीछे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसको हम लोग समझेंगे और क्लियरली डिस्कशन होगा हमारा। सो फ्रेंड, बिफोर बिगिनिंग द लेसन, एज यू कैन सी, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट आवर प्लान्स. So we have started our journey for upcoming BFM examination, upcoming CIB examination, which is scheduled on June 2023. सो फ्रेंड, जून 2023 के लिए हमने BFM के कोर्स को लॉन्च किया है हमारे चैनल ने, हमारी टीम ने। सो फ्रेंड्स, there are some plans about which I am talking about. So the plan A, it just combo plan. Okay, it includes PDF, it includes videos, and it includes mock test. So you will get advantage of all these things. And PDF comprises of both theory PDF as well as MCQs PDF. You will get unit wise theory PDF also and unit wise MCQs PDF also, and almost MCQs cover each and every page of Macmillan book. ओके, सो करेंटली जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो हमारा सीआईबी का जो रिवाइज सिलेबस है, उन्होंने लिखा है कि हम कुछ टॉपिक में रिवीजन करेंगे, वो हम लोग अपडेट करेंगे एज पर द लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर। तो जो भी अपडेशन होगा वी विल इंक्लूड दैट इन आवर प्लान एज द टाइम डिमांड्स। सो दिस इज आवर प्लान ए, which includes everything. You will get PDF, videos and mock test, and it costs ₹800. Now the second plan we have is for PDF plan only. If you want only PDF, which is both theoretical PDF as well as MCQs PDF, it costs ₹250, and you will get everything regarding a PDF. So these two plans are for BFM. If you want any of this plan, then please WhatsApp me on this number, and then I will let you know about the detail of regarding this plan. So now let us continue our today's session. So let's begin with the first question we have. So the first question we have is like this: the beneficiary of an LC insists that another bank should give guarantee for the payment by the opening bank. What type of LC will be opened? तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है कि जो एलसी का बेनिफिशियरी है वो गारंटी दे रहा है कि द बेनिफिशियरी ऑफ एलसी इंसिस्ट दैट अनदर बैंक शुड गिव गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ बाय द ओपनिंग बैंक। अब दोस्तों, पहले आपको बताऊं तो एलसी में एक हमारा ओपनिंग बैंक होता है, ठीक है, एक हमारा ओपनिंग बैंक होता है। एक दोस्तों बेसिक सा चीज़ है कि एक हमारा इंपोर्टर साइड होता है और एक हमारा एक्सपोर्टर साइड होता है, ठीक है। तो एक्सपोर्टर को हम लोग बेनिफिशियरी कहते हैं और इंपोर्टर के तरफ जो बैंक होता है उसे हम लोग इशूइंग बैंक कहते हैं, दैट वी कॉल एज इशूइंग बैंक। ओके, एंड एक्सपोर्टर के साइड जो बैंक होता है दोस्तों, आपको पता ही है कि वो एडवाइजिंग बैंक हो सकता है, वो कन्फर्मिंग बैंक हो सकता है, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो बी रिम्बर्सिंग बैंक। सो देखिए, यहाँ पे एलसी का बेनिफिशियरी कौन होता है, पहले आप ये बताइए। तो यहाँ पे बात हो रहा है एक्सपोर्टर का, एक्सपोर्टर ही तो बेनिफिशियरी होता है एलसी का। तो एक्सपोर्टर ने इंसिस्ट किया कि दूसरा बैंक जो है गारंटी देगा पेमेंट का ओपनिंग बैंक का, ठीक है। तो हाँ, तो उसने कहा कि मुझे एक बैंक दो जो कि गारंटी देगा कि हाँ ओपनिंग बैंक जो है वो मुझे पेमेंट दे दे। तो कैसा एलसी खोला जाएगा, बताइए किस तरह का एलसी ओपन किया जाएगा। तो दोस्तों, नाम नहीं है कि कंफर्मेशन इसे चाहिए, इसे गारंटी चाहिए, तो इसे हम लोग कहते हैं कंफर्म्ड एलसी। यानी कि ये जो एक्सपोर्टर है वो कह रहा है कि मुझे गारंटी चाहिए कि मुझे ओपनिंग बैंक से, ओपनिंग बैंक को हम लोग इशूइंग बैंक भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। वी कॉल ओपनिंग बैंक एंड इशूइंग बैंक बोथ आर सेम। तो ओपनिंग बैंक ये गारंटी देगी कि उसका एक्सपोर्टर को जो पेमेंट है वो टाइमली मिल जाएगा। तो ऐसे एलसी को हम लोग कंफर्म एलसी कहते हैं, एलसी यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बेसिक सा कंसेप्ट है दोस्तों, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। एज पर यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट बाय आईसीसी। आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और ये आईसीसी के पब्लिकेशन नंबर 725 में ये यूनिफॉर्म रूल को पब्लिश किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि जो रिम्बर्समेंट क्लेम है,
उसको ड्यू डेट से पहले प्रेजेंट करना है, और वो कितना दिन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिम्बर्समेंट कितने दिन पहले, ड्यू डेट से कितने दिन पहले क्लेम करना है, ये सवाल है। तो देखिए, बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट का नियम आईसीसी यानी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सेट किया है अपने पब्लिकेशन नंबर 725 में। तो उसमें रिम्बर्सिंग क्लेम शुड नॉट बी प्रेजेंटेड मोर देन, अब देखिए नॉट यहाँ लिखा हुआ है, मतलब एक ड्यू डेट से सर्टेन डेट से पहले आपको अपना रिम्बर्समेंट क्लेम नहीं प्रेजेंट करना है। अब वो पूछा गया है कि वो कितना दिन है दोस्तों। सो करेक्ट आंसर है इसका 10 डेज। सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। सो प्लीज रिमेंबर दैट एज पर यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट दैट इज सेट बाय आईसीसी इन इट्स पब्लिकेशन नंबर 725, the reimbursement claim should not be presented 10 days before the prior to the due date. So this is the basic concept that we have discussed. Now let us discuss the question number 3. Question number 3 is in front of your screen and it says उस बैंक का आप नाम बताइए जो कि बिल को नेगोशिएट करता है, जो कि कंफर्म्ड एलसी के अंदर ड्रॉ किया गया है, इज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स क्लेम टू। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, एक बैंक जिसने बिल को नेगोशिएशन किया, और कैसा एलसी है, कंफर्म एलसी है। दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं कंफर्म एलसी का, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इंपोर्टर साइड का बैंक यानी कि इशूइंग बैंक ने एक बैंक ने कंफर्मेशन दिया है कि इशूइंग बैंक से पेमेंट टाइमली मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बिल है जिसको नेगोशिएट किया गया है, तो उसको सबमिट करना है। तो इसका सबमिट किसे करना होगा, इसका क्लेम सबमिट कौन लेगा, इशूइंग बैंक लेगा, कंफर्मिंग बैंक लेगा, या तो दोनों में से कोई एक लेंगे। और एक ऑप्शन कह रहा है कि पहले इशूइंग बैंक को दिया जाएगा, और यदि पेमेंट नहीं दिया तो कंफर्मिंग बैंक देगी। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यदि बिल का नेगोशिएशन हुआ है किसी बैंक के द्वारा, और वो बिल जो है एलसी का बिल है जो कि अपना कंफर्म एलसी के अंतर्गत है, तो उसका क्लेम सबमिट किसे करना है, कंफर्मिंग बैंक को करना है, राइट। तो दैट बैंक हैज टू सबमिट इट्स क्लेम टू द कंफर्मिंग बैंक। इसीलिए तो कंफर्मिंग बैंक को लाया गया, ताकि ये कंफर्म कर रही है ना कि हम आपको इशूइंग बैंक से पैसा दिलवा देंगे, राइट। So that's why this is the role of confirming bank, that since it is confirming, so the claim should be submitted to this particular bank only. So the correct answer to this question is option number B, that is LC confirming bank. Now let us see question number 4. दोस्तों question number 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट जिसे हम लोग किस आर्टिकल में डिफाइन करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं हमारे सीआईबी के एग्जामिनेशन में। सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अबाउट विच वी विल बी डिस्कसिंग थ्रू आउट दिस लेक्चर। सो प्लीज keep note of all these articles. Okay, so the first article we have is regarding the transport document, and since you know the transport document is or not is defined in the article, so what is that article number? So remember the transport document has been defined in article number 19 to 24. Okay, so this is an article series, it's not like 19, so from 19 up to 24 all the articles which discuss about transport document, right? Remember this point, that from 19 to 24 the transport documents are defined in these articles. Now let us move forward to question number 5 that we have in front of your screen. So the question number 5 reads like this: A commercial standby letter of credit may be used for the purpose of। आपसे सवाल ये पूछा गया है दोस्तों कि जो कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट है उसको आप किस पर्पज से यूज करेंगे। यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन ए वी हैव इज फाइनेंशियल गारंटी, ऑप्शन बी वी हैव इज परफॉर्मेंस गारंटी, ऑप्शन सी इज इंपोर्ट ऑफ गुड, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। बताइए दोस्तों कमर्शियल स्टैंड बाय एलसी किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स यू नो द कमर्शियल स्टैंड बाय एलसी यूज फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड। जब भी आपको गुड इंपोर्ट करना है दोस्तों, आयात करनी है किसी भी गुड्स की, तो वहां पे बात आती है कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। प्लीज रिमेंबर दिस, कमर्शियल स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट का काम तब होता है, कमर्शियल यानी कि गुड्स का और इंपोर्ट होता है तब, देन वी यूज इस। ओके, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। द एलाबोरेशन ऑफ यूआरआर इज। आपसे पूछा गया है कि यूआरआर का फुल फॉर्म क्या है, यूआरआर को कैसे आप इलेबोरेट करेंगे। यूनिफॉर्म रूल फॉर रिम्बर्समेंट अंडर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, बी कर रहा है यूनिफॉर्म रूल फॉर रिम्बर्समेंट अंडर डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, सी कर रहा है यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट, और डी कर रहा है यूनिफॉर्म रूल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ क्रेडिट। बताइए दोस्तों, हाउ विल यू इलेबोरेट यूआरआर। सो फ्रेंड्स यूआरआर का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, यूनिफॉर्म रूल फॉर बैंक टू बैंक रिम्बर्समेंट। ओके, please remember uniform rule for bank to bank reimbursement. This is the complete full form of URR.
let me tell you once more, uniform rule for bank to bank reimbursement. Fine. So this is the full form of C, option number C. Now let us see question number 7. दोस्तों ये एक हमारे पास एक केस स्टडी है, इसमें ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएशन के लिए प्रेजेंट किया गया है। किसे प्रेजेंट किया गया है? नॉमिनेटेड बैंक को प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, और नॉमिनेटेड बैंक का नाम है बी, अंडर अ लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड बाय बैंक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलसी है, ये इशूइंग बैंक है जिसने एलसी को इशू किया। ये हम लोग इंपोर्टर के साइड में है और ये हमारा एक्सपोर्टर का साइड है, ठीक है। और ये एलसी देखिए, ए बैंक ने क्या किया, एलसी को इशू किया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स को उसने प्रेजेंट कर दिया बी को। बी कैसा बैंक है? तो बी नॉमिनेटेड बैंक है। तो नॉमिनेटेड बैंक को कुछ डिस्क्रिपेंसीज दिखी उसमें और वो पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया गया। आपको ये एग्जामिन करना है कि क्या बैंक बी ने जो ऑब्जर्वेशन बनाया है क्या वो सही है। चलिए अब जरा देखते हैं। तो एक एलसी था जिसमें 1000 कार्टून का शिपमेंट है, जिसके अंदर 15,000 शर्ट का पीस है, रेडीमेड गारमेंट है, चेन्नई पोर्ट से दुबई पोर्ट जाने वाला है, और इसमें लिखा हुआ है दोस्तों पार्सल शिपमेंट अलाउ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पार्सल शिपमेंट है क्या? व्हाट इज पार्सल शिपमेंट? दोस्तों पार्सल शिपमेंट का मीनिंग ये है कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि 1000 कार्टून है, अब एक बार हम नहीं ले जा सकते 1000 कार्टून, तो 500 करके ले जाएंगे, तो इसी को कहा जाता है पार्सल शिपमेंट। तो वही देखिए, यही हुआ है ना कि जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी कौन होता है दोस्तों? यानी एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने क्या किया, 500 कार्टून शर्ट जो है शिपिंग कंपनी को दिया 15/5/2017 को, यानी 15 मई 2017 को 500 कार्टून दिया और 500 कार्टून दिया 18 मई 2017 को। तो उसने पार्ट वाइज दिया, उसने पार्सल शिपमेंट किया। लेकिन ये बैंक भी क्या कर रही है कि पार्सल शिपमेंट अलाउ ही नहीं है, इसीलिए जो है हम इस कारण पेमेंट को रिफ्यूज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस केस स्टडी का सेकंड पार्ट भी है। अब देखिए, ये शिपिंग कंपनी ने क्या किया, इसने बिल ऑफ lading इशू कर दिया पहले 500 कार्टून के लिए 17/5/2017 को, और दूसरा बिल ऑफ lading इशू किया जिसमें 500 कार्टून इशू थे 19/5/2017 को। लेकिन वो दोनों के दोनों कंसाइनमेंट जो है वो वेसल के द्वारा शिप किया जाना है, जो कि चेन्नई पोर्ट को लीव करेगा 21 मई को। जो एलसी का इशूइंग बैंक है, जब उसे डॉक्यूमेंट मिला कि अंडर द एलसी, उस डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। ये स्टेट करते कि शिपमेंट जो है वो एक बिल ऑफ lading के अंदर नहीं है और ये पार्सल शिपमेंट है जो कि एलसी के अंदर परमिटेड नहीं होता है। अब बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे एलसी इशूइंग बैंक सही है डिस्क्रिपेंसी को रेज करने में? दोस्तों डिस्क्रिपेंसी समझ में आया ना आपको? डिस्क्रिपेंसी ये था कि इसने तो पार्सल शिपमेंट किया तो बिल ऑफ lading दो इशू हुआ, और इशूइंग बैंक ने कह दिया कि जो है शिपमेंट बिल एक बिल ऑफ lading के अंदर नहीं हुआ है, पार्सल शिपमेंट है, तो हम इसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एलसी इशूइंग बैंक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि एलसी इशूइंग बैंक अपने डिस्क्रिपेंसी को इग्नोर करे, ऑप्शन सी कह रहा है कि एलसी इशूइंग बैंक रॉन्ग है, और डी कह रहा है कि एलसी इशूइंग बैंक करेक्ट है डिस्क्रिपेंसी में, और उसको रिप्लाई करेगा 7 दिन के, रिप्लाई करना होगा 7 दिन के अंदर। चलिए अब बताइए क्या सही आंसर है इसका। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे एलसी इशूइंग बैंक गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए इसमें याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 31, याद रखिएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 31 का यहाँ पे रोल है। आर्टिकल 31 यूसीपीडीसी का यह कहता है कि डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन जिसमें एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट का सेट हो। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने जो केस है वहां पे 2 बिल ऑफ lading है, और बिल ऑफ lading ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट ही तो है। तो आर्टिकल 31 ये कहता है कि जिस केस में डॉक्यूमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है जिसमें एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो जो कि शिपमेंट ऑफ गुड को कवर कर रहा है on the same mean of transport and at the same journey will not be considered as partial shipment even they indicate different date of shipment। दोस्तों मैं आपको वर्डिंग पढ़ाता हूँ, लेट मी शो यू द वर्डिंग। देखिए दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, कुछ चीज हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कंसेप्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट अलग अलग हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट अलग अलग हो, मोर देन वन से, जैसे एक BL1 हो, बिल ऑफ lading 1 हो, बिल ऑफ lading 2 हो। लेकिन दोस्तों यदि मीन सेम हो, मतलब मान लीजिए कि यहाँ भी शिप है तो यहाँ भी शिप है, ठीक है। दूसरा चीज डेट भी हाँ, मान लीजिए कि डेट भी अलग हो और जर्नी भी सेम हो, मतलब डेट भी सेम, जर्नी सेम हो, मतलब जैसे ये भी चेन्नई से दुबई जा रहा है और ये भी चेन्नई से दुबई जा रहा है, तो दोस्तों मीन सेम है, जर्नी सेम है, डेट अलग है, तो कहता ये है कि ये दोनों जो बिल ऑफ lading है ना, इसको पार्सल शिपमेंट नहीं कहलाएगा,
ठीक है, एवन दो दे इंडिकेट डिफरेंट रेट ऑफ शिपमेंट, ये कंसेप्ट है, दे विल नॉट बी कंसीडर्ड पार्शियल शिपमेंट, और ये कौन कहता है, ये है आर्टिकल 31 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों इस सिनेरियो में आपके सामने जो सिनेरियो है, ठीक है, इस सिनेरियो में तो जो रिजेक्शन किया गया है डॉक्यूमेंट का ओपनिंग बैंक के द्वारा वो सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 31 यूसीपीडीसी को ये डिसऑनर कर रहा है, तो बैंक को इस डॉक्यूमेंट को ऑनर करना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन कंसेप्ट, राइट। So these are basic concept that we must keep into our mind. Now let us see question number 8. Question number 8 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि UCP 600 is applicable on documentary credit with effect from, यानी ये जो UCP 600 है ये डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पे एप्लीकेबल है कब से, तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1/7/2007 से, यानी 1 जुलाई 2007 से ये UCP 600 डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट पे एप्लीकेबल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। एलसी जो है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में वाइडली यूज होता है। ये एश्योरेंस प्रोवाइड करता है पेमेंट का और सेटलमेंट का, किसे, तो सेलर को। सेलर कौन है, तो दोस्तों सेलर है यहाँ पे गुड्स का एक्सपोर्टर, और बायर को। ठीक है, एलसी को यूसीपीडीसी 600 के अंदर गारंटी किया जाता है। दिस कंसेप्ट वी नो। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिगार्ड टू ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपसे ये पूछा गया है। सो आइए पहला ऑप्शन देखते हैं। द डॉक्यूमेंट मस्ट इंडिकेट द नेम ऑफ द कैरियर एंड बी साइन बाय द कैरियर, यानी दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है उसके उस पर कैरियर का नाम लिखा होना चाहिए और कैरियर के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन है, इसमें कह रहा है कि चार्टर पार्टी बिल ऑफ लेडिंग यदि हो तो आपको नेम ऑफ कैरियर नहीं दिखाना है। सी कह रहा है कि यूसीपी 600 के अंतर्गत कोई जेनेरिक सेट ऑफ रूल जनरली अप्लाई टू ऑल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, यानी सभी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट पे एक सेट ऑफ रूल अप्लाई होता है। और डी कह रहा है कि बिल ऑफ लेडिंग को कभी भी एलसी के डेट से पहले इशू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, आपसे गलत पूछा गया है दोस्तों, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो दोस्तों द रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी, दैट एलसी के डेट से पहले बिल ऑफ लेडिंग को आप इशू नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग। आप बिल ऑफ लेडिंग को एलसी के डेट से पहले इशू कर सकते हैं, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। चलिए अब दोस्तों सेम कंसेप्ट है, सेम कोटेशन है, एंड ऑन द सेम कोटेशन अनदर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। कैसे यूसीपी 600 को आप एलसी के लिए एप्लीकेबल बनाएंगे, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट ये सभी एलसी के लिए अप्लाई होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये एप्लीकेबल किया जाता है जब आप एक क्लाउज जोड़ते हैं एलसी में जो कि स्टेट करता है कि एलसी इन सभी रूल से सब्जेक्टेड है। सी ऑप्शन कह रहा है कि जब कन्फर्मेशन एक बैंक ऐड कर देगी तो यूसीपीसी 600 ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि यूसीपी 600 सभी एलसी के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि एफएटीएफ कंप्लाइंट कंट्रीज हैं। अब बताइए दोस्तों क्या सही है। मान लीजिए कि आपने एक एलसी ओपन किया तो क्या इसके लिए यूसीपी 600 एप्लीकेबल होगा, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। सो दोस्तों द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, ये एप्लीकेबल करवाया जाता है, एक क्लाउज डाला जाता है एलसी में जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि एलसी जो है यूसीपी 600 के रूल से सब्जेक्टेड है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट इफ द इशूइंग बैंक फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी। अब दोस्तों हुआ क्या, देखिए ये जो हमारे एक्सपोर्टर है, ये जो हमारे बेनिफिशियरी है एलसी के, इन्होंने तो शिपमेंट कर दिया। अब शिपमेंट पहुंच गया इम्पोर्टर के पास। डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स ये तो एक एक्चुअल शिपमेंट हुआ, साथ में बिल भी तो इसने दिया, तो ये बिल किसके पास ले जाएगा, ये बिल ले जाएगा इशूइंग बैंक के पास। इसको इशूइंग बैंक को बिल मिला, डॉक्यूमेंट्स मिला। अब दोस्तों इसे लगा कि बिल में तो कुछ गड़बड़ है। एज पर यूसीपी 600 इसको प्रेजेंटिंग बैंक को कितने दिनों तक इन्फॉर्म करना है, ये आपसे पूछा गया है। मतलब यदि उतने दिन तक इन्फॉर्म नहीं करेगा तब तो इसे ऑनर करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट को। दैट मीन्स क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए आज के डेट में, यानी कि आज मान लीजिए कि आज 10 तारीख है, 10 जनवरी है, तो 10 जनवरी के डेट में यदि एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट्स को शिपमेंट किया, मान लीजिए कि 15 जनवरी को इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट मिला, 15 जनवरी को इंपोर्टर ने इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट जमा किया, इशूइंग बैंक को लगा क्या कि हाँ इसमें कुछ गलती है, तो सवाल ये है दोस्तों कि 15 जनवरी के कितने दिनों के अंतर्गत, कितने बैंकिंग डेज के अंतर्गत ये इसे डिस्क्रिपेंसी प्रेजेंटिंग बैंक को इन्फॉर्म करना है। हु इज प्रेजेंटिंग बैंक, द बैंक ऑन द साइड ऑफ एक्सपोर्टर इज द प्रेजेंटिंग बैंक। आप बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है। ऑप्शन है आपके सामने 5 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 30 दिन। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option number A, that is 5 days. Please remember this very important question. Okay, so it has to that particular issuing bank is provided 5 banking days. दोस्तों please understand the difference between banking days and
नॉर्मल डेज, वर्किंग डेज। सी सैटरडे संडे को आप बैंकिंग डे नहीं मानेंगे, किसी पार्टिकुलर हॉलीडे को आप बैंकिंग डे नहीं मानेंगे, तो 5 बैंकिंग डे दी जाती है। दोस्तों इस पे सवाल बहुत सारा तरह से आ सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। देख रहे हैं, सो यू कैन सी हाउ इफेक्टिव दिस पार्टिकुलर सेशन इज। वी आर कवरिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूजिंग क्वेश्चंस। Okay, so this way already we have provided theoretical videos on this topic, but here this is the perfect way of learning, that you are solving the question and you are gaining concept regarding using it. So our methodology is just like this. We clear the concept using the question. So now let us see question number 12. Question number 12 आपके स्क्रीन पर है। जब बिल का नेगोशिएशन हो रहा है किसी एलसी के अंतर्गत, तो जो नेगोशिएटिंग बैंक है वो क्या फेस करती है, हु इज नेगोशिएटिंग बैंक, जो जिसने नेगोशिएशन किया है। तो पहला ऑप्शन है कि इसको कोई रिस्क नहीं फेस करती, क्योंकि पेमेंट का कमिटमेंट इशूइंग बैंक ने दे रखा है। बी कह रहा है कि जो डिसऑनर का रिस्क फेस करती है, डॉक्यूमेंट के डिसऑनर का इशूइंग बैंक के द्वारा, यदि कुछ डिस्क्रिपेंसी जो है इशूइंग बैंक ने नोटिस किया है। फिर सी कह रहा है कोई रिस्क फिक्स नहीं करती, क्योंकि एक्सपोजर जो है वो एक्सपोर्टर पे है। और डी कह रहा है दोस्तों कि दोनों ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए क्या सही आंसर है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों कि जो रिस्क ऑफ डिसऑनर है वो हाँ एक रिस्क फेस करती है, वो है डिसऑनर का रिस्क। ठीक है, मान लीजिए कि एलसी इशूइंग बैंक ने रिस्क डॉक्यूमेंट को डिसऑनर कर दिया, उसने कुछ डिस्क्रिपेंसी नोटिस किया और उसने डिसऑनर कर दिया, तब तो नेगोशिएटिंग बैंक को रिस्क फेस करना पड़ेगा ना, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले केस में देखा था, राइट। सो इन दैट केस द एलसी इशूइंग बैंक हैज टू फेस डिसऑनर, ओके, द रिस्क ऑफ डिसऑनर। Now let us see the next question, question number 13. So question number 13 we have is an exporter has received a letter of credit which states the amount of letter of credit as $20,000 approximately. What should be taken as the amount of letter of credit for the purpose of export and negotiation of the bill under the letter of credit? सवाल ये है दोस्तों कि एक एलसी मिला एक्सपोर्टर को जिसमें लिखा गया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट का जो अमाउंट है वो है $20,000। तो एक्चुअल अमाउंट लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्ट के लिए कितना लेना है और नेगोशिएशन के लिए कितना लेना है। तो ऑप्शन ए कर रहा है $20,000, ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों $20,000 में से 20% आप जोड़ लीजिए घटा दीजिए, सी कर रहा है कि 10% जोड़ लीजिए घटा लीजिए, डी कर रहा है कि 5% जोड़ लीजिए घटा लीजिए। बताइए क्या सही आंसर है। सो फ्रेंड्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 10% का रिलैक्सेशन, 10% का मार्जिन यहाँ पे दिया गया है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now let us see the next question. Under uniform practices for documentary credit, if quantity is not specified to be exceeded or reduced, it should not exceed the tolerance level. अब दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है कि आपको क्वांटिटी नहीं कहा गया है कि कितना एक्सीड करना है, कितना घटाना है, तो आपका टॉलरेंस लेवल किस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1%, 2%, 3% या 5%. So the correct answer to this question is option D, that is 5%. तो क्या कहा गया दोस्तों, यूसीपीडीसी के अकॉर्डिंगली यदि क्वांटिटी स्पेसिफाइड नहीं किया गया हो तो वो 5% का टॉलरेंस लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। यूसीपी 600 इज एप्लीकेबल टू एलसी, ऑप्शन ए बाय डिफॉल्ट, ऑप्शन बी बाय डिफॉल्ट टू लेटर ऑफ क्रेडिट इशूड आफ्टर जुलाई 1, 2007, ऑप्शन सी स्टेटमेंट एक्सप्रेसली स्टेट इट इज सब्जेक्ट टू दिस रूल, ऑप्शन डी फॉर बोथ पार्टी दैट इज बायर इंपोर्टर एंड सेलर एक्सपोर्टर। बताइए यूसीपी 600 सभी के लिए एप्लीकेबल होता है या बाय डिफ़ॉल्ट एलसी के लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है बताइए। तो दोस्तों यूसीपीडीसी एलसी के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक स्टेटमेंट रहता है कि जो कि क्लियरली स्टेट करता है कि ये एलसी इन सभी नियम से सब्जेक्टेड है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन पर है। एलसी ये हमने देखा है दोस्तों, जब एलसी को कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो सिचुएशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कि जो कंफर्मिंग बैंक है उसका ऑब्लिगेशन है कि वो कंफर्मेशन ऐड करे जो भी एलसी में अमेंडमेंट किया जाएगा उसके बाद। इशूइंग बैंक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पास करती है कंफर्मिंग बैंक को। सेलर हैज डबल गारंटी फ्रॉम बैंक, मतलब सेलर को डबल गारंटी मिल जाता है, तो इशूइंग बैंक दे रही है और एक कंफर्मिंग बैंक दे रही है। और एडवाइजिंग बैंक एंड एलसी द कंफर्मिंग कैन नेवर बी सेम। तो दोस्तों इस सिचुएशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी कि इशूइंग बैंक पासेस ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंफर्मिंग, यानी इशूइंग बैंक ने इसकी जिम्मेवारी कंफर्मिंग बैंक को दे दी। आपको बताना है 17 नंबर क्वेश्चन में कि उस इनको टर्म का क्या नाम है जो कि गुड्स के प्राइस को कंफर्म करता है कि वो इसके अंदर इंश्योरेंस एंड फ्रेट भी इंक्लूडेड होगा पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन तक, यानी कि ये जो गुड्स का प्राइस है वो बियर करेगा, उसके अंदर इंश्योरेंस और फ्रेट भी इंक्लूडेड होगा। तो CNF, CIF, CPT, CFI। सो करेक्ट आंसर इज CIF।
दोस्तों CIF का फॉर्मूला ये है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन आवर फ्रंट। मार्क स्टेटमेंट विच इज करेक्ट, आपको वो स्टेटमेंट मार्क करना है जो कि सही है। तो ऑप्शन ए है एलसी मस्ट हैव एन एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी, यानी एलसी में एक एप्लीकेंट एक बेनिफिशियरी होना आवश्यक है। फिर बी कह रहा है कि एलसी के पास एक एडवाइजिंग बैंक हो और एक कन्फर्मिंग बैंक हो। सी कह रहा है कि जो नेगोशिएटिंग बैंक है उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने की। और डी कह रहा है कि एडवाइजिंग बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डिसाइड करे कि वो एडवाइस कर रहा है एलसी या नहीं कर रहा है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों सबसे पहले पहला स्टेटमेंट जो कर रहा है कि एप्लीकेशन और बेनिफिशियरी, दिस इज वेरी करेक्ट। फिर बी कर रहा है कि एलसी में एडवाइजिंग कन्फर्मिंग बैंक होना, नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी कभी एडवाइजिंग और कन्फर्मिंग बैंक सेम हो। सी कर रहा है कि नेगोशिएटिंग बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो नेगोशिएटिंग बैंक नहीं करेगा एग्जामिन तो कौन करेगा, सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट, राइट। नेगोशिएटिंग बैंक को डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना है। ओके अभी मैंने आपको बताया था ना कि नेगोशिएटिंग बैंक का रिस्क से एक्सपोज होता है। वो रिस्क जब इशूइंग बैंक मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को देखे कहे कि इसमें डिस्क्रिपेंसी है तो मैं इसे ऑनर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर रिस्क किस पे आ जाती है, नेगोशिएटिंग बैंक पे रिस्क आती है। और डी कह रहा है कि एडवाइजिंग बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो उसके पास ऑप्शन है ना कि वो एडवाइस करे या नहीं करे, राइट। यदि एडवाइस करेगा तो एडवाइजिंग बैंक होगा, नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बी सी एंड डी आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है, बैक टू बैक एलसी क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि एलसी जो कि फूड एक्सपोर्ट ऑर्डर के बैकिंग पे हो, गलत है। एलसी जो कि इंपोर्ट ऑर्डर के बैकिंग पे हो, एलसी जो कि एक्सपोर्ट एलसी के बैकिंग पे हो, इंपोर्ट एलसी के बैकिंग पे हो। बताइए बैक टू बैक एलसी के बैकिंग क्या होता है, तो करेक्ट आंसर है एक्सपोर्ट एलसी। आपको मैंने एग्जांपल बताया था दोस्तों बैक टू बैक एलसी का। एक्सपोर्ट एलसी के बैकिंग पे जो एलसी को ओपन किया जाए उसे कहते हैं बैक टू बैक एलसी। ओके नाउ लेट्स क्वेश्चन इज 20 नंबर, काउंटर पार्टी रिस्क इज एम्बेडेड मेनली इन, बताइए काउंटर पार्टी रिस्क दोस्तों कौन से ट्रांजैक्शन में एम्बेडेड होता है। ऑप्शन ए इज फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल द अबव। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इसीलिए आपको पता होगा ना कि क्रेडिट रिस्क का दो पार्ट होता है, एक तो कॉल रिस्क, एक होता है काउंटर पार्टी रिस्क होता है। तो काउंटर पार्टी रिस्क उसके अंदर आता ही आता है क्रेडिट रिस्क के अंदर। कोई भी काउंटर पार्टी मान लीजिए डिफॉल्ट कर गया, वो पेमेंट टाइमली नहीं दिया, तो फिर काउंटर पार्टी रिस्क क्रेडिट रिस्क आएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्रेडिट के अंदर शिपमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि 17 मार्च 2022 को शिपमेंट होगा। तो विच आर द फॉलोइंग डेट आर एक्सेप्टेबल, कौन से इनमें से कौन सा डेट एक्सेप्टेबल है। तो ऑप्शन नहीं कर रहा है 11 मार्च 22, 13 मार्च 22, 17 मार्च 22 और 21 मार्च 22। तो अब देखिए अभी मैं आपको आर्टिकल 3 पे लेकर चलता हूँ। आर्टिकल 3 पे आ जाइए दोस्तों, प्लीज कम टू आर्टिकल नंबर 3 ऑफ यूसीपीडीसी। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन मिले ऑन और अबाउट, ठीक है यहाँ देखिए लिखा है ना ऑन और अबाउट, जब भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले ऑन और अबाउट तो आपके पास 11 कैलेंडर दिन है। यू हैव टाइम पीरियड ऑफ 11 कैलेंडर डे। दोस्तों प्लीज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन कैलेंडर डे एंड बैंकिंग डे, ठीक है। ये जो 11 दिन है इसके अंदर वो जो डेट है वो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और इसके अंदर 5 डे बिफोर और 5 डे आफ्टर। जैसे मान लीजिए कि आपने 17 तारीख बोला ना, आपने कहा ना 17 तारीख, तो 17 तारीख को जो लेते हुए पिछले का 5 दिन और आगे का 5 दिन आपको लेना है। तो इस हिसाब से आप बताइए ना दोस्तों कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। तो आप पीछे का 5 दिन लेंगे तो क्या क्या आएगा, 16, 15, 14, 13, 12 हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक 11 भी आएगा, चलिए ठीक है। और उसके बाद आगे लेंगे तो 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है 22 लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 है, 17 है, 13 है, 11 है। सो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट क्योंकि 11 नहीं आ रहा है इसमें। ओके सो ऑन और अबाउट की वर्ड है यहाँ पे, याद रखिएगा जब भी ऑन और अबाउट रहे तो आपके पास 11 डेज का मार्जिन है, यही चीज लिखा गया है। As per the Article 31 of UCP, the insurance must indicate the amount of insurance. It should be at least how much % of the invoice value if LC is silent on its requirement. यदि मान लीजिए LC पे नहीं लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो एज पर यूसीपी आर्टिकल 31 कितना परसेंटेज का आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 110% होगा। दोस्तों इस कंसेप्ट का हम लोग यूज भी करते हैं जब भी हम लोग आगे अगला टॉपिक में हम लोग दोस्तों फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर में एफओबी वैल्यू निकालना सीखेंगे, देयर वी विल यूज इट। ओके सो प्लीज रिमेंबर दिस डाटा कि एज पर आर्टिकल 28 सॉरी नॉट 31 इज 28 नंबर आर्टिकल ऑफ यूसीपीडीसी, इंश्योरेंस के अंदर जो अमाउंट होगा वो कम से कम एटलीस्ट, दोस्तों ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट इट शुड बी एटलीस्ट 110% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। इनवॉइस वैल्यू का इंश्योरेंस कम से कम 110% होना चाहिए।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसी इज सिमिलर टू परफॉर्मेंस गारंटी और बैंक गारंटी। मतलब वैसा एलसी जो कि परफॉर्मेंस बॉन्ड या बैंक गारंटी से सिमिलर हो, उसे क्या कहते हैं? रेट क्लॉज एलसी, स्टैंड बाय एलसी, बैक टू बैक एलसी, बताइए उसका क्या क्या नाम है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जो एलसी आपके इससे सिमिलर है दोस्तों, विच इज सिमिलर टू परफॉर्मेंस बॉन्ड और बैंक गारंटी, इसे हम लोग कहते हैं दैट वी विल कॉल एज दोस्तों स्टैंड बाय एलसी। हम लोगों ने अभी कॉमर्शियल स्टैंड बाय एलसी कहा था ना, याद होगा आपको, ठीक है। तो वही है, स्टैंड बाय एलसी का मतलब ये होता है कि जो परफॉर्मेंस बॉन्ड या बैंक गारंटी से सिमिलर होता है। चलिए, एलसी का बेनिफिशियरी कौन होता है बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि एक्सपोर्टर ही एलसी का बेनिफिशियरी होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक बैंक को एलसी मिला $2 मिलियन का, जो कि MT 700 कंपनी ने इशू किया था 25 जनवरी 2015 को, और क्रेडिट कॉल फॉर शिपमेंट ऑफ 200 टन ऑफ गुड क्वालिटी व्हीट कल्टिवेटेड इन पंजाब, यानी पंजाब से उसे 200 टन का गुड क्वालिटी व्हीट लेना था। इसी के लिए एलसी को ओपन किया गया था। कितना अमाउंट था एलसी का? तो $2 मिलियन का एलसी था। किसने इशू किया था? तो इसने एक बैंक ने इशू किया था। तो कितना टाइम अवेलेबल है इशूइंग बैंक को डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने का एज पर यूसीपीडीसी 600? तो बेसिकली सवाल यही है कि हाउ मच टाइम इज अवेलेबल, 21 डेज, रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 7 बैंकिंग डेज, 7 डेज, 5 बैंकिंग डेज। बताइए, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन, दैट इज 5 बैंकिंग डे। 5 बैंकिंग डे है यूजिंग बैंक के पास, उसके पास डॉक्यूमेंट जिस दिन से आया उसके बाद 5 दिन है उसके पास ये डिसाइड करने के लिए कि वो पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। यदि 5 दिन में ऐसा नहीं किया तो फिर तो उसको ऑनर करना ही है वो डॉक्यूमेंट, चाहे वो सही रहे या गलत रहे, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का पेबल कब होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि डिमांड पे पेबल होता है, ऑप्शन बी कह रहा है कि डिमांड पे पेबल होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि फिक्स टाइम पे पेबल होगा, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए बिल ऑफ एक्सचेंज कब पेबल होता है? सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ओनली एट द फिक्स टाइम और डिटरमाइनेबल फ्यूचर टाइम। तो या तो आपने फ्यूचर टाइम को डिटरमाइन कर लिया है या फिक्स टाइम है, तभी पेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा किसे डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के पार्टी नहीं कंसिडर करते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं लिखा हुआ है। किसमें किसे आप डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के पार्टी कंसिडर नहीं करते हैं? एप्लीकेंट को करते हैं, इशूइंग बैंक को, बेनिफिशियरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है एप्लीकेंट को। एप्लीकेंट को आप डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट का पार्टी कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो देखिए लेटर ऑफ क्रेडिट, हाँ, एक तो हमारा इशूइंग बैंक होता है और एक हमारा बेनिफिशियरी होता है। याद रखिएगा कि जब भी आपको लेटर ऑफ क्रेडिट का पार्टी पूछे ना, सो देयर इज वन इशूइंग बैंक, ओके, एंड देयर इज अनदर बेनिफिशियरी, तो दीज आर 2 पार्टी। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कौन करता है? इशूइंग बैंक क्रेडिट करता है। किसके रिक्वेस्ट पे? एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पे। लेकिन एप्लीकेंट को तब भी पार्टी नहीं माना जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। एप्लीकेंट ने जाकर बैंक में ये कहा कि एक एलसी को ओपन करें, ठीक है, लेकिन तब भी एप्लीकेंट को एलसी का पार्टी नहीं माना जाता, राइट। जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू किया जाएगा तो जो भी पहले का डिस्कशन था एप्लीकेंट और इशूइंग बैंक का, वो यूसीपी 600 के स्कोप से बाहर है। यूसीपी 600 का रूल वहां नहीं लगता। उसने एप्लीकेंट ने इशूइंग बैंक को क्या कहा क्या नहीं कहा, दिस इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ यूसीपी 600, और ना ही उसमें कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है बिना बेनिफिशियरी के कंसेंट के द्वारा। मान लीजिए कि इशूइंग बैंक ने एलसी इशू कर दिया, अब एप्लीकेंट बोल रहा है नहीं इसमें कुछ बदलाव लाओ, तो कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं जब तक बेनिफिशियरी के कंसेंट को नहीं लिया जाएगा। नो अमेंडमेंट कैन बी डन, नो अमेंडमेंट कैन बी डन। तो इसीलिए याद रखिएगा एलसी में 2 ही पार्टी होते हैं, एक तो बेनिफिशियरी होता है यानी कि एक्सपोर्टर होता है, और दूसरा होता है इशूइंग बैंक, बिकॉज दे आर लायबल, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलरेंस कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितना से कम नहीं होना चाहिए? किसके टर्म में? क्वांटिटी ऑफ गुड में। प्रोवाइडेड द क्रेडिट डज नॉट स्टेट द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ पैकिंग यूनिट्स और इंडिविजुअल आइटम्स, द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। सो करेक्ट आंसर इज 5% एंड 5%, ठीक है। 5% का टॉलरेंस दिया गया है क्वांटिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवाइजिंग बैंक की नहीं है? पहला, एलसी के ऑथेंटिसिटी को चेक करना, ये चेक करना कि एडवाइस जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एक अंडरटेकिंग प्रोवाइड करना ऑनर और नेगोशिएशन का, और इशूइंग बैंक को इन्फॉर्म करना बिना डिले का कि यदि वो एलसी को एडवाइस नहीं करना चाह रहा है। बताइए कौन सी जिम्मेवारी एडवाइजिंग बैंक की नहीं है? तो ये तो करना ही होगा दोस्तों। यदि वो चाह रहा है कि हम एलसी को एडवाइस नहीं करेंगे तो इसी बैंक को बता दो ना कि हम नहीं एडवाइस करेंगे,
हाँ, ऑथेंटिसिटी भी चेक करना इसकी जिम्मेवारी है। उसके बाद ये भी चेक करना है कि एडवाइस जो है एक्यूरेटली टर्म्स एंड कंडीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ऑनर या नेगोशिएशन का अंडरटेकिंग प्रोवाइड करना, दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, so last question of today's session is the following statement related to letter of credit the not correct sequence। तो दोस्तों इसे हम यही एंड करते हैं। सो वी हैव डिस्कस 30 क्वेश्चंस इन दिस टुडे सेशन। आई थिंक द सेशन वाज वैल्यूएबल फॉर यू। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज काइंडली पुट द हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू वांट सिमिलर सेशन of MCQ discussion, so kindly opt for our paid plan and you will get everything like this. Please WhatsApp me on this number. I will let you know the detail regarding BFM plan in detail, and we will continue the session in the next part. Thanks.